विश्व की ऐतिहासिक विरासतें आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद अहम हैं। ये तमाम धरोहरें हमें न केवल हमारे इतिहास का बल्कि हमारे समाज के साथ साथ हमारी संस्कृति की भी जीती जागती मिसाल हैं। आज विशेष में हम आपको भारत की उन तमाम धरोहरों के बारे में बताएंगे जो यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर मानी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको इन धरोहरों के लिए बने कानूनों से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश धरोहर। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल समिति दुनिया के ऐसे स्थलों की देखरेख करती है जो इतिहास के गवाह हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं भारत की विश्व धरोहरों और उनको चुने जाने की प्रक्रिया पर। ये तमाम तस्वीरें अतीत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के गवाह हैं। बरसों पुराने ये स्थल हमारे समाज और हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। दरअसल हर एक विरासत स्थल उस देश की विशेष संपत्ति होती है जिस देश में स्थल मौजूद हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण करे। लिहाजा इसी मकसद के साथ यूनेस्को सालों से इन स्थलों की देखरेख का काम करता आ रहा है। राज्यसभा में भारत सरकार की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक इस वक्त यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भारत की 25 विश्व विरासतें शुमार हैं। मसलन आगरा किला, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारक, कोणार्क का सूर्य मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस अभयारण्य, गोवा के चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के अवशेष, खजुराहो मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, चोल मंदिर, पट्टाडकल के स्मारक, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी, सांची का स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, माउंटेन रेलवे, बोधगया का महाबोधि मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दिल्ली का लाल किला,
जयपुर का जंतर मंतर, पश्चिमी घाट, राजस्थान के पहाड़ी किले, रानी की वाव और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वहीं काशी की प्राचीन धरोहरों को सहेजने के लिए वहां के विकास प्राधिकरण ने 71 ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों की सूची तैयार की है। मध्य प्रदेश के चंदेरी और उत्तराखंड के दून को विश्व विरासत के लिए संवारा जाने लगा है। दिल्ली को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलाने के लिए रोड मैप 2010 में तैयार कर लिया गया था, जबकि पंजाब के चंडीगढ़ को भी हेरिटेज सिटी का दर्जा देने के लिए आवेदन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पुरातात्विक जगहों की देखभाल के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए। हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने बताया कि संरक्षित स्मारकों के लिए बीते 3 साल में 235 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार ने यह भी बताया कि कई जगहों पर नवीकरण के काम भी चल रहे हैं। आइए देखते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इन तस्वीरों से भारत की समृद्ध विरासत झांकती है। यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शुमार इन जगहों का महत्व पूरी दुनिया जानती है। लेकिन देश के कई हिस्सों में हजारों की तादाद में ऐसे स्मारक हैं जो यूनेस्को की सूची में भले ही शामिल ना हों, लेकिन उनकी अहमियत बेशुमार है। इस वक्त देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन 3686 स्मारक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। प्राचीन स्मारकों की देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कंधों पर है। भारत में 1958 के कानून के मुताबिक 100 साल से पुरानी ऐतिहासिक महत्व के किसी भी गुफा या स्मारक को प्राचीन स्मारक करार दिया गया है। हर स्टेट अपने अपने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की तरफ से प्रोटेक्शन देती है और कुछ 3-1 ऐसी इमारतें हैं जो शहरों में हैं जिनकी म्यूनिसिपैलिटी उनको हेरिटेज जोन में हेरिटेज बिल्डिंग कहती हैं। जैसे कि दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी में कुछ 700-750 बिल्डिंग है। इन सब को मिला के हिंदुस्तान में 10,000-11,000 से ज़्यादा इमारतें कोई भी किसी भी लेवल की प्रोटेक्शन से नहीं हैं। अब इसको आप कंपेयर करिए यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, जो एक देश है सिर्फ उत्तर प्रदेश के साइज़ का, उसमें 6.5 लाख ऐतिहासिक इमारतों को प्रोटेक्ट किया गया। हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने ये जानकारी दी कि संरक्षित स्मारकों के लिए अवश्य देखें पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल में 55 स्मारकों को शामिल किया गया है। इनमें देश के 23 अलग अलग मंडलों के स्मारकों को शामिल किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 7 स्मारक लखनऊ मंडल के हैं, जबकि भोपाल मंडल और धारवाड़ मंडल के 4-4 स्मारक सूची में शामिल हैं। सरकार ने ये भी बताया कि संरक्षित स्मारकों की देखरेख को लेकर सरकार संजीदा है और हर साल इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में 500-700 स्मारक जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के ऊपर चले जाएं। कैन यू इमेजिन कितना टूरिस्ट आएगा? और टूरिस्ट के साथ फॉरेन एक्सचेंज आता है, सब कुछ आता है। ये सारा पैसा उसका अगर आप 10% भी हेरिटेज पे लगाना शुरू कर दें तो आपकी हेरिटेज की शक्ल बदल जाएगी। तो उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। सरकार की तरफ से आवंटित धनराशि और खर्च के बीच तुलना करें तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। सरकार ने पैसे तो आवंटित किए, लेकिन एक भी साल आवंटित धनराशि का आधा भी खर्च नहीं किया जा सका। वित्त वर्ष 2010-2011 में सरकार ने 448 करोड़ 57 लाख रुपए आवंटित किए, जबकि खर्च सिर्फ 156 करोड़ 53 लाख रुपए ही हो पाए, यानी कुल राशि का महज 35%। 2011-2012 में 470 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित किए गए, जबकि खर्च हुआ महज 134 करोड़ 33 लाख, यानी 29%। 2012-2013 में सरकार ने 514 करोड़ 69 लाख रुपए आवंटित किए, लेकिन इनमें से मात्र 29% यानी 148 करोड़ 66 लाख रुपए ही खर्च हो पाए। 2013-2014 में
सरकार की तरफ से 517 करोड़ 84 लाख रुपए आवंटित किए गए, लेकिन इनमें से महज 33% यानी 169 करोड़ 63 लाख रुपए ही खर्च हुए, जबकि वित्त वर्ष 2014-2015 में सरकार ने रिकॉर्ड 612 करोड़ 43 लाख रुपए आवंटित किए और इनमें से 38% यानी 235 करोड़ 51 लाख रुपए ही खर्च हुए। जानकारों का कहना है कि धन आवंटित होने के बावजूद खर्च नहीं होने का मतलब है कि इसे लेकर संजीदगी नहीं है। जितने खंडर दिल्ली में हैं, इतने वेनिस में नहीं होंगे, इतने काहिरा में नहीं होंगे, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। तो अब दिल्ली के अंदर मिसाल के तौर पर 2012-13 में दिल्ली के जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी देख रेख के लिए 5.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक फ्लाईओवर बनने में 22 करोड़ रुपए हम लगा देते हैं। सरकार की कोशिश है कि ऐतिहासिक महत्व के हर स्मारक को पर्यटन के साथ जोड़ा जाए। इस दिशा में राज्य सरकारों की तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसी कई स्मारक हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में तो जगह मिल गई है, लेकिन उनकी देखरेख बेहद कमजोर नजर आ रही है। उद्योग के जानकारों का मानना है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए कानून व्यवस्था और साफ सफाई को बेहतर बनाना जरूरी है। ऐसे में स्मारकों के साथ साथ आसपास की संरचना को विकसित करना सरकार के लिए चुनौती है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व धरोहर स्थल यानी एक ऐसी जगह जिसका न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है बल्कि प्रकृति और मानवता के भविष्य के लिए भी ये खास अहमियत रखते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी जगहों का चयन आखिर कैसे होता है और कौन सी जगह किन परिस्थितियों में पूरे विश्व की धरोहर घोषित की जाती है। दुनिया का हर कोना अपने आप में खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासतों को संजोए हुए है, लेकिन दुनिया की हर खूबसूरत या ऐतिहासिक जगह विश्व धरोहर नहीं होती। दरअसल इसकी एक खास प्रक्रिया है। सबसे पहले किसी भी देश को किसी स्थल की अस्थायी सूची तैयार करनी होती है। कोई भी देश ऐसी किसी संपदा को नामांकित नहीं कर सकता जिसका नाम उस सूची में पहले ही सम्मिलित न हुआ हो। दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र इस फाइल को बनाने में देशों को सलाह देता है और सहायता करता है, जो किसी भी विस्तार तक हो सकती है। तीसरे चरण में नॉमिनेशन फाइल को स्वतंत्र रूप से 2 संगठन आंकलित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ। ये संस्थाएं फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश करती हैं। चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है। समिति साल में एक बार बैठती है और उसी वक्त ये तय होता है कि नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करना है या नहीं। पांचवें चरण में यूनेस्को के 10 मानदंडों की कसौटी पर स्थल को तौला जाता है। 2004 से पहले 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक मानदंडों को पूरा करना होता था, लेकिन अब 10 मानदंडों का एक ही सेट तय किया गया है। इन धरोहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और मिश्रित धरोहर स्थल। प्राकृतिक धरोहर स्थल यानी ऐसी धरोहर जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से अपने आप बनी हुई हो। ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर या वैज्ञानिक महत्व की होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसी धरोहर किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकता है। सांस्कृतिक धरोहर यानी कोई स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी गुफा, शिलालेख वगैरह जो ऐतिहासिक, सौंदर्य, जातीय, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से काफी महत्व के हों। मिश्रित धरोहर स्थल यानी वो धरोहर स्थल जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तौर पर अहम हों। इस वक्त दुनिया के 137 देशों की 981 विश्व धरोहर हैं, जिनमें 959 सांस्कृतिक, 193 प्राकृतिक और 19 मिश्रित धरोहर घोषित हुए हैं।
विश्व धरोहर समिति अपना निर्णय सुरक्षित भी रख सकती है। साथ ही किसी देश से और सूचनाएं भी मांगी जा सकती हैं। विश्व धरोहर घोषित करने के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले संयुक्त राज्य ने सांस्कृतिक संरक्षण को प्राकृतिक संरक्षण से जोड़ने का सुझाव दिया। 1965 में एक व्हाइट हाउस सम्मेलन में विश्व धरोहर ट्रस्ट की मांग उठी, जो दुनिया के सर्वोत्तम प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को वर्तमान पीढ़ी और भविष्य के लिए संरक्षित करे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने 1968 में ऐसे ही प्रस्ताव दिए। बाद में इन प्रस्तावों को 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तावों को शामिल सभी पक्षों ने एकमत होकर सहमति दी और विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन को यूनेस्को की सामान्य सभा ने 16 नवंबर 1972 को अपनी स्वीकृति दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको रूबरू करवाएंगे भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने के लिए बने अलग अलग नियम कायदों से। प्रधानमंत्री का रूस दौरा, रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र में समझौते। देखिए पहली खबर, भारत रूस शिखर वार्ता, आज रात 8 बजे। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने के लिए कई कानून बने हैं। इनकी देखरेख से लेकर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं भी बनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में इन जगहों को रखा गया है। आइए देखते हैं भारत में ऐतिहासिक धरोहरों के लिए बने नियम कायदे आखिर कौन कौन से हैं। खूबसूरती की ये तस्वीरें देश के हर कोने में बिखरी पड़ी हैं। सैकड़ों साल पुराने धरोहरों की देखभाल तो पहले भी होती थी, लेकिन बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के मुताबिक ढाल दिया गया। 1977 से भारत विश्व विरासत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग ले रहा है। इनमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी जैसी संस्थाएं अहम हैं। भारत इनके जरिए स्मारकों की देखरेख को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। असल में भारत में ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति जागरूकता 19वीं सदी की शुरुआत से देखी जा रही है। उस दौर में सांस्कृतिक चेतना के विकास के साथ ही इस दिशा में पहला कानून बना। 1810 में बंगाल रेगुलेशन 19 पारित हुआ। इसके बाद 1817 में मद्रास रेगुलेशन 8 पारित हुआ। इन दोनों कानूनों के जरिए ऐतिहासिक महत्व की सरकारी इमारतों के संरक्षण के लिए सरकार को शक्ति दी गई। हालांकि इन कानूनों में निजी स्वामित्व की इमारतों का जिक्र नहीं किया गया था। 1878 में भारतीय खजाना निधि कानून पारित हुआ, जिसमें खुदाई से मिलने वाली ऐतिहासिक महत्व की चीजों के संरक्षण की बात कही गई। इसके बाद कई छोटे मोटे कानून बने, लेकिन 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जो बेहद अहम है। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि निजी स्वामित्व में रखे ऐतिहासिक धरोहरों को सरकार अपने कब्जे में लेगी और उसका संरक्षण करेगी। 1947 में एक और अहम कानून बना, पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम। इस कानून के तहत प्राचीन अवशेषों के निर्यात के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। 1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा कानून पास हुआ। 1904 के कानून के तहत घोषित ऐतिहासिक धरोहरों पर इस कानून ने मुहर लगाई। साथ ही सूची में कुछ और नए नाम भी जोड़े गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के भाग 126 के तहत भी कई स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। इन तमाम कानूनों के पारित होने के बाद ऐतिहासिक धरोहरों की देखरेख की बहस पहले से तेज हो गई। 1920 में दिल्ली में एक लिस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छपवाई थी। दिल्ली में कितने खंडर पुरातत्व के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट थे, वो कितने स्ट्रक्चर्स थे दिल्ली में। तो 1920 में 3000 थे। आज हम 2015 में बैठे हुए हैं, 2000 से कम रह गए।
3000 में से 1000 गायब हो गए हैं पिछले 100 साल में। देश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम पास किया गया। अगले साल इससे जुड़ा एक और कानून आया। 1972 में प्राचीन अवशेष और कला निधियों के नियंत्रण को लेकर पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 पारित किया गया। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद अक्सर ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर इससे फायदा क्या होता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये पता चलता है कि विश्व धरोहर घोषित होने के बाद न सिर्फ कई स्थलों का संरक्षण हुआ, बल्कि उन्हें कई संभावित खतरों से, नुकसानों से तुरंत बचाया भी गया। मिस्र की ये गीजा पिरामिडें दुनिया के किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने का मादा रखती हैं। लेकिन आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि आज से महज 20 साल पहले इनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। दरअसल 1995 में मिस्र की राजधानी काहिरा के पास से गुजरने वाले एक हाईवे प्रोजेक्ट के कारण इन पिरामिड्स को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका थी। लेकिन यूनेस्को और मिस्र सरकार के बीच संवाद के बाद प्रोजेक्ट में कुछ तब्दीलियां करके पिरामिडों का संरक्षण करने में कामयाबी मिली। कुछ यही कहानी नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान की भी है। 1990 में नेपाल के राप्ती नदी डायवर्जन परियोजना की वजह से यहाँ रह रहे विलुप्ति के कगार पर पहुंचे एक सींग वाले करीब 400 गैंडों को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। विश्व धरोहर संघ की पहल पर नेपाल सरकार से संवाद स्थापित कर परियोजना को स्थगित कर दिया गया और इन गैंडों के साथ ही उनके प्राकृतिक निवास को बचाने में अहम कामयाबी मिली। मेक्सिको की एल विज़काइनो वेल अभयारण्य को भी यहाँ के नमक कारखानों से बड़ा खतरा पैदा हो गया था। 1999 में यूनेस्को ने मेक्सिको सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया और साल 2000 में अभयारण्य के नमक कारखानों को बंद करके हजारों ग्रे वेल को बचाने में कामयाबी मिली। इसी तरह केन्या के माउंट केन्या राष्ट्रीय उद्यान में भी अवैध प्रवेश और मारीजुआना की खेती से गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इस वजह से इसका विश्व धरोहर में नामांकन तक नहीं हो पाया। बाद में 1997 में स्थानीय सरकार ने उद्यान में गश्ती बढ़ाने, सामुदायिक जागरूकता परियोजनाओं की शुरुआत और वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने जैसे कदम उठाए और इसे विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। यही नहीं, कई विश्व धरोहरों को गंभीर खतरों की पहचान करके उन्हें संरक्षित करने के ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए। इनमें कंबोडिया का एंकगोर पुरातत्व पार्क, क्रोएशिया में ओल्ड सिटी ऑफ डब्रोनविक, पोलैंड की विलिस्का सॉल्ट माइन और तंजानिया का नोरोंगोरो संरक्षित एरिया भी शामिल है। ये सभी जगहें एक वक्त में अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही थीं, लेकिन यूनेस्को और स्थानीय सरकार के कुछ कदमों के बाद इन्हें आज खतरे में विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।